नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव। तो 1960 के दशक में मध्य में मेक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग द्वारा नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की, जिसकी प्रति हेक्टर उपज काफी ज्यादा थी। ऐसी स्थिति धान की प्रजातियों की भी रही, जिन्होंने देश में 1960 के दशक के मध्य 1966-67 में कृषि में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन आई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, जिसका जो श्रेय है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग तो है ही, साथ में हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। 1960-61 में देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम IDAP आरंभ किया गया, जिसके लिए कौन कौन से चुने गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों का चयन किया गया। IDAP के तहत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को ऋण दिया गया, उन्नत बीज दी गई, उर्वरक दिए गए, फर्टिलाइजर्स दिया गया, अनुदान दिया गया, सब्सिडी दी गई, वे कृषि उपकरण प्रदान किए गए। उनको क्या क्या दिया गया? उनको पैसे चाहिए थे, ऋण दिया, उनको उन्नत बीज दिए, जो उनके सीड्स थे वो अच्छी किस्म के सीड्स थे, उनको फर्टिलाइजर्स दिए गए। ये कार्यक्रम इन चयनित जिलों में सफल रहा, जिससे प्रेरित होकर 1965 में सरकार ने कार्यक्रम देश के 114 जिलों में सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP के रूप में विस्तृत कर दिया। इस कार्यक्रम को चलाने में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का बड़ा योगदान था, अतः उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नई नीति में अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों पर जोर दिया गया। इसके ऊपर किस चीज के ऊपर बल दिया गया? अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इस कारण इस कार्यक्रम का नाम उन्नत बीज कार्यक्रम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम रखा गया। 1965-66 तथा 1966-67 में देश में भयंकर सूखा पड़ने के कारण देश ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1966-67 में अधिक उपज वाले बीजों की नई कृषि नीति को अपनाया। कृषि विकास की इस नई नीति में अधिक उपज देने वाले किस्मों के कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के अतिरिक्त बहुफसली कार्यक्रम, मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम को भी सम्मिलित किया गया। भारत में हरित क्रांति का आरंभ पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग से हुआ। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की खेती में हरित क्रांति का प्रभाव हुआ, लेकिन हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं व चावल की खेती पर ज्यादा पड़ा। हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हुए। क्या क्या इफेक्ट्स हुए? जो उसमें इफेक्ट्स हुआ, पहला आ जाता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में वृद्धि। 1967-68 में हरित क्रांति शुरू होने के पश्चात कृषि उपजों विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 5 फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। अतः 1967 के बाद हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अनाज क्रांति लाना हो गया। खाद्यान्नों में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा। सबसे ज्यादा जो फायदा पहुंचा वो किसको पहुंचा? गेहूं को पहुंचा। इसी कारण प्राय ये भी कहा जाता है
कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं क्रांति है। On account of this reason, it is said that green revolution in India is largely the wheat revolution. दूसरा क्या हुआ, इसका क्या इफेक्ट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का? प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आर्थिक दशा में काफी सुधार हुआ और वो समृद्धि के रथ पर अग्रसर हुए। हरित क्रांति से बड़े किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ। रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ क्रॉप्स, तीसरा क्या लाभ हुआ, क्या इफेक्ट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का? वो है खाद्यान्नों में आयात में कमी, रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ क्रॉप्स। हरित क्रांति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा जिससे उनके आयात में भारी कमी हुई। कभी कभी हम खाद्यान्नों का निर्यात भी करते हैं, जब कम होता है तो हम बाहर से मंगाते हैं। प्रोफेसर दंतेवाला निर्यात के अनुसार हरित क्रांति ने सांस लेने का समय दिया। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कमी की चिंता से छुटकारा मिलेगा तथा नियोजकों का ध्यान भारत की योजनाओं की ओर लगेगा। Green revolution has given a breathing time. As a result, there will be relief from the anxiety of food shortage and the planners will concentrate more on Indian planning. तो जो हमारे यहाँ पे जो फसलों का जो अनाज की कमी हो जाती थी, शॉर्टेज हो जाती थी, तो ज्यादातर लोग बाग क्या है फूड शॉर्टेज के ऊपर ही ध्यान रहता था। अब जब यहाँ पे इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई तो उन्होंने क्या है इंडियन की प्लानिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। हरित क्रांति से पूरा लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें, उर्वरकों, उन्नत बीजों आदि का प्रयोग किया गया, जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इससे कृषि में पूंजीवादी को बढ़ावा मिला। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले किसानों के पास पर्याप्त आर्थिक साधन होते हैं जिससे वो कृषि में पूंजी लगा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के अध्ययन अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल ईंधन, पंपिंग सेट आदि तथा उर्वरकों जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास आदि बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने लगे। अतः इन वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योग विकसित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उन उद्योगों ने उल्लेखनीय उन्नति की है। तो जो चीजें इनके लिए चाहिए थी उनके लिए क्या हुआ, उद्योग उनको ज्यादा बनाने लगे और इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होने लगी। इफेक्ट ऑफ प्राइसेस, मूल्यों पर प्रभाव। तो इसमें क्या हुआ, कृषि उपजों के मूल्य में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, परंतु हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि उपजों के मूल्यों में वृद्धि की गति कुछ कम हुई। सन 1961 में मूल्य जो सूचांक था वो 100 रखा गया था, जो बढ़कर 1967-68 में 162 हो गया, परंतु 68-69 में घटकर 165 रह गया। 1970-71 में यद्यपि मूल्य सूचांक में 1969 की अपेक्षा 8.7 की वृद्धि हुई, तथापि खाद्यान्नों की मूल सूचांक में 0.1% की कमी हुई। तो क्या हुआ, अतः स्पष्ट है कि हरित क्रांति ने अपने आरंभिक वर्षों मूल्यों को अधिक बढ़ने में हरित क्रांति ने अपने आरंभिक वर्षों में मूल्यों को अधिक बढ़ने से रोकने में सहायता की, उनकी प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ने दी। इम्पैक्ट ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव। हरित क्रांति के अंतर्गत जहां एक ओर मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने का भय उत्पन्न हो गया था, लोगों को लगा अब तो मशीनें आ गई तो लेबर की कहाँ जरूरत है, वहीं दूसरी ओर वर्ष में एक से अधिक फसलें देने तथा उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से मजदूरी की मांग बढ़ने लगी। इससे ग्रामीण रोजगार की प्रकृति तथा मांग पर प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, मशीनों का प्रयोग करने लगा तो उससे क्या बेरोजगारी बढ़ने लगी, लेकिन साथ में फसलें ज्यादा उगने लगी तो लोगों का क्या है, रोजगार भी उसके साथ में मिलने लगा उसको। तो इससे ग्रामीण रोजगार की प्रकृति तथा उसकी मांग पर प्रभाव पड़ा। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भूस्वामियों को फसल की बुआई
तथा कटाई के समय श्रमिकों की कमी महसूस होने लगी, परंतु धीरे धीरे इस कमी को मशीनों के अधिक प्रयोग से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम्स आई, वो क्या प्रॉब्लम्स आई कि जो मैकेनाइजेशन हुआ, उस मैकेनाइजेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्लाइटली फर्क हुआ, लेकिन फसलों की जो उत्पादन था वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा। चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स, किसानों की विचारधारा में परिवर्तन। भारतीय किसान प्राचीन काल से ही अनपढ़, रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी रहा है। वो कृषि के पुराने ढंग ही अपनाता रहा है और अपनी निर्धनता तथा अज्ञानता को अपना दुर्भाग्य का परिणाम मात्र समझता रहा है। जो एटीट्यूड है किसान का, वो क्या रहा था, क्योंकि वो इलिटरेट है, वो अनपढ़ था, वो परंपरा से जुड़ा हुआ था, तो वो क्या है, पुराने ढंग को ही अपनाता रहा था और जो गरीब था उसी को सोचता था ये तो मेरा भाग्य है। परंतु हरित क्रांति ने भारतीय किसान की विचारधारा में मूलभूत परिवर्तन किए। जिस समझदारी से किसानों ने कृषि पद्धति को अपनाया, उनसे भ्रम दूर हो गया कि भारतीय किसान नए विचारों तथा तकनीकों को नहीं अपनाएंगे। जो लोग सोचते थे कि इनका जो एटीट्यूड है वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे नहीं, लेकिन इन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। तो जहां कहीं भी नई तकनीकी मिली है, किसी भी किसान ने उसके प्रभाव से इनकार नहीं किया। उत्तम कृषि विधियों तथा उच्च जीवन स्तर की इच्छा केवल गिने चुने बड़े किसानों में नहीं बढ़ी, बल्कि ये इच्छा छोटे छोटे किसानों में भी बढ़ने लगी। अगर आपको और ज्यादा देखना है तो आप इन बुक्स के अंदर देख सकते हैं। रेफरेंसेस और फर्दर रीडिंग के लिए बुक्स है। थैंक यू।